अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हार्ट टॉक पाकिस्तान। मैं हूं शाजिया ज़ीशान। नाज़रीन, पीटीआई के लॉन्ग मार्च का आज छठा दिन है। पड़ाव जीटी रोड घक्कड़ मंडी है। मार्च की मंजिल इस्लामाबाद है। शेड्यूल के मुताबिक 10 नवंबर को ये इमरान खान का जो लॉन्ग मार्च है ये रावलपिंडी पहुंचेगा और 11 नवंबर को असद उमर साहब ने जो ट्वीट की है कि तमाम काफ़िले पाकिस्तान से 11 नवंबर को इस्लामाबाद पहुंचेंगे। अब इसे कारकुनों की हुजूम की स्पीड कहें या मुज़ाकरात के लिए टाइम गेन करने की पीटीआई की स्ट्रैटेजी कहें, पीटीआई के फवाद चौधरी ने आज कहा कि इस्टेब्लिशमेंट ने किस आइन के तहत बलूचिस्तान की बाप पार्टी और एमक्यूएम को दूसरी तरफ जाने का कहा था। साथ ही उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट को अपने गलत फैसले को दुरुस्त करने का भी मशवरा दिया। क्या कहा फवाद चौधरी ने, जरा देखिए। मैं ये समझता हूँ कि इस्टेब्लिशमेंट से जो गलत फैसला हुआ, अब वक्त है कि इस्टेब्लिशमेंट उस फैसले को अपनी तस्दीक करे और अवाम के साथ आके खड़ी। इस्टेब्लिशमेंट ने किस आइन के तहत एमक्यूएम और बीएपी को कहा कि ये आप अलाइज इधर से उधर हो जाए? ये जो आज शहबाज शरीफ की हुकूमत खड़ी है, ये क्या सियासी तौर के ऊपर वोटें लेके खड़ी हुई है? किसने किया ये? माजी में नाज़रीन तहरीक इंसाफ की हुकूमत बनी कैसे, इस पर मुस्लिम लीग नवाज बहुत सारे सवालात करती आई है। लेकिन अब चेयरमैन तहरीक इंसाफ ये दावा कर रहे हैं कि मैं इस्टेब्लिशमेंट की मंजूरी से इक़्तिदार में नहीं आऊँगा, जबकि उनकी पार्टी के सीनियर रहनुमा इस्टेब्लिशमेंट को न सिर्फ किरदार अदा करने की दावत देते नज़र आ रहे हैं बल्कि आवाम के साथ खड़े होने का भी कह रहे हैं। क्या तहरीक इंसाफ आइनी या गैर आइनी ऑप्शन इस्तेमाल करके इक़्तिदार में आने का मंसूबा बना रही है? हुकूमत ने तहरीक इंसाफ का लॉन्ग मार्च रोकने के लिए तैयारी पूरी की हुई है। कभी रेड जोन का दायरा कार बढ़ा दिया जाता है तो कभी इस्लामाबाद में जलसा करने की अभी तक इजाज़त नहीं मिल रही है। और तो और हुकूमत ने लॉन्ग मार्च रोकने के लिए न सिर्फ अदालत से इस्तदा की है बल्कि 25 मई के रोज़ होने वाले तौहीन अदालत के मामले पर भी पीटीआई के ख़िलाफ़ अदालत को कार्रवाई करने की दरख्वास्त की है। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट की 25 मई के हवाले से तौहीन अदालत केस की समाअत पीटीआई के लिए मुश्किलात पैदा कर रही है, तो दूसरी तरफ एफआईए ने चेयरमैन तहरीक इंसाफ को साइफर के मामले पर बुलाया हुआ है। हुकूमत पीटीआई को टफ टाइम देने के लिए भी अपना प्लान हुकूमत ने पूरी तरह बनाया हुआ है। दूसरी तरफ पीटीआई बैकडोर मुज़ाकरात की एक छुपी ख्वाहिश भी रखती है। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही के बकौल ये बातचीत तो इस्टेब्लिशमेंट से चल रही है। नाजरीन, अगर मुज़ाकरात नहीं होते तो पंजाब और केपीके में से तहरीक इंसाफ के काफ़िलों को बिला रुकावट इस्लामाबाद में दाखिले की इजाज़त होगी क्या? ऐसे में मज़ाहिर तो नज़र ये आ रहा है कि इमरान खान अपने लॉन्ग मार्च को लेकर एक बड़ी तादाद इस्लामाबाद में इकट्ठी करने में कामयाब हो जाएंगे। क्या होगा? हुकूमत सख्ती से इन्हें मुंतशिर करेगी, मुतालिबात मानने के लिए कोई तीसरी ताकत आएगी? फिर मार्शल लॉ की भी बातें हो रही हैं कि इमरान खान जिस तरीके से हालात पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं तो सूरत हाल मार्शल लॉ की तरफ जा रही है। क्या तहरीक इंसाफ अगली इलेक्शन से कम पर कहीं मान सकती है, मान जाएगी? इन्हें इन सवालात पर जवाब जो है तहरीक इंसाफ से हर कोई है। मैं बात करूंगी, मुझे ज्वाइन कर रहे हैं प्रोग्राम में तहरीक इंसाफ के रहनुमा रऊफ़ हसन साहब हैं, सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार ज़फ़र हिलाली साहब मुझे ज्वाइन कर रहे हैं, मुस्लिम लीग नून की नुमाइंदगी कर रहे हैं सेनेटर अफनानुल्लाह खान साहब। आप तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मैं अफनानुल्लाह साहब आपकी तरफ आऊँगी। अब तहरीक इंसाफ जो आप लोगों पर इल्ज़ामात लगा रही है, शेख रशीद साहब ने भी आज एक ट्वीट की, वो कह रहे हैं कि नवाज़ शरीफ अपनी डील चाहते हैं और हमारी इस्टेब्लिशमेंट से लड़ाई चाहते हैं, अपने लिए रिलीफ चाहते हैं, हमारे लिए तकलीफ़ चाहते हैं। राना सनाउल्लाह ज़हनी मरीज़ और उज्जती कातिल है जो इदारों को बेवकार करने की नाकाम नापाक कोशिश करेगा और रुसवा होकर घर जाएगा। अब वो कह रहे हैं कि मसला सियासत नहीं रियासत का है, नवंबर भारी और फैसला कुन होगा। तो क्या अब हालात इस तरीके से पैदा करने की कोशिश की जा रही है जिस तरह मार्शल लॉ की भी बात को बड़ा बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जा रहा है? वाकई सूरत हाल मार्शल लॉ की तरफ जा रही है और जिस तरीके से राना सनाउल्लाह तैयारी कर रहे हैं इस्लामाबाद, उनको रोकना चाहते हैं कि इस्लामाबाद ये लोग एंटर ही ना हो। तो क्या ये तहरीक इंसाफ का जो दावा है कि क्या वाकई कोशिशें हो रही हैं कि इस्टेब्लिशमेंट से लड़ाने की कोशिश हो रही है अवाम को और तहरीक इंसाफ को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, बात ये है, शेख रशीद साहब ने कहा था कि 15 अक्टूबर तक मामला तय हो जाएंगे हमारे इस्टेब्लिशमेंट से। इससे पहले इन्होंने कोई 30 सितंबर की डेट दी, फिर अगस्त की डेट दी। ये जो है ये सियासी मसखरे हैं, ये हर पार्टियों में रहे हैं, ये इनका कोई दीन ईमान नहीं है। ये कभी कहीं होते हैं कभी कहीं होते हैं और उसके बाद जो है ये और ऐसे ये नुमाइंदे बने फिरते हैं इस्टेब्लिशमेंट के, हालांकि इनका कोई ताल्लुक नहीं है उनसे। तो इनकी बातों को जो है वो इतनी ज़्यादा वैल्यू देनी ही नहीं चाहिए। ये बताएं ना, इन्होंने पहले जो डेट दी थी उन पे क्या हुआ?
तो जहाँ तक इन्होंने बात की है कि जी हम रिलीफ चाहते हैं और ये लड़ाई चाहते हैं, ये बुनियादी तौर पे शेख रशीद साहब जैसे आदमी के दिमाग में ये बातें आएंगी ही नहीं। उसकी बुनियादी वजह ये है कि इन्होंने सारी ज़िंदगी जो है वो गेट नंबर 4 के तवाफ़ करते हुए गुजारे हैं। इनके दिमाग में गेट नंबर 4 हर वक्त सवार रहता है, उसके शहर से ये बाहर नहीं निकल सकते। तो ये इनकी सियासत ख़त्म हो जाती है अगर इनका गेट नंबर 4 बंद हो जाए। तो ये हम मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब और मुस्लिम लीग नून का बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ है इसके ऊपर, वो ये है कि फ़ौज को ये पॉलिटिकल होना चाहिए, उनका कोई किरदार नहीं होना चाहिए पाकिस्तान की सियासत में। जबकि इमरान खान का ये स्टांस है कि न्यूट्रल जानवर होता है, हमें बचाओ, मुझे वज़ीर आज़म बनाओ, मेरी हुकूमत वापस लेके आओ, एजेंसियाँ मेरी मदद करें, जब कोई मसला हो, लोगों को इकट्ठा करना हो तो मेरी मदद करें, इलेक्शन में जाना हो तो मेरी मदद करें। ये एक आइडियोलॉजी इमरान खान और PTI और शेख रशीद जैसे लोगों की है और दूसरी तरफ हमारी है। और जो हमारी जो लाइन है वो बिल्कुल वही लाइन है जो आईन पाकिस्तान कहता है कि जी पाकिस्तान के आईन के मुताबिक की मदद जो सिर्फ तहरीक इंसाफ को मिली है, इमरान खान को मिली है क्या? माजी में मुस्लिम लीग नून को, नवाज शरीफ को, शहबाज शरीफ को क्या इन्हें इस्टेब्लिशमेंट की हिमायत हासिल नहीं रही है? हमारी तो सियासत का ये हिस्सा रहा है। देखिए 1992 से तो हम रिसीविंग एंड के ऊपर ही हैं। ये 30 साल हो गए इस बात को। जब ये मियाँ मोहम्मद नवाज साहब की हुकूमत ख़त्म हुई, उसके बाद 97 में जब गवर्नमेंट आई 2/3 मेजॉरिटी से 99 में वो ख़त्म की गई, फिर जलावतन हो गए, 2002 का इलेक्शन हराया गया, फिर 2008 में हम वापस आए पंजाब में, फिर 2013 में वफाक में आए। तो ये हमारी तो एक स्ट्रगल है बहुत लंबी। अब अगर कोई कहे कि जी अपना कोई 50-60 साल पहले एक फलाना वाक़या हुआ था तो अब हम आज भी उल्टे काम करेंगे, तो इसका तो कोई इलाज मेरे पास नहीं है। हमने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी इसीलिए किया था कि इस्टेब्लिशमेंट की जो मामलात हैं वो पाकिस्तान की सियासत के अंदर ख़त्म हो जाए। और यही अभी जो रिसेंट ये जो कह रहे थे ना इमरान खान साहब जी बात करनी है, इनको यही ऑफर की गई है कि आपने मिसाक मईशत और मिसाक जमहूरियत पे बात करनी है तो ठीक है, उससे बात की जा सकती है कि अफवाज का कोई रोल नहीं होना चाहिए पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में। मगर ये नहीं हो सकता कि आप कहें कि जी तुम लोग चौकीदार हो, तुम लोग तनख्वाहें लेते हो और मैं जो कह रहा हूँ तुम वो करो। इस तरह नहीं कि वो इमरान खान कोई बनी काला का घर बेच के तो उन्हें तनख्वाहें नहीं देता ना। लेकिन मुल्क में अगर हालात इस तरह के अब पैदा हो रहे हैं, हुकूमत और तहरीक इंसाफ अगर एक दूसरे के साथ बैठने के लिए तैयार नहीं है तो इस मुल्क को इस तरह किसी के रहमो करम पर तो नहीं छोड़ा जा सकता। राना सनाउल्लाह भी तैयारी किए बैठे हैं, तहरीक इंसाफ भी जाने की तैयारी किए बैठी है, तो कोई तीसरा तो होना चाहिए मामलात को सुलझाने वाला। अगर बैकडोर अगर मुज़ाकरात चल भी रहे हैं तो आप लोगों को क्या एतराज़ है इस पर? कोई मुज़ाकरात नहीं चल रहा है। ये सिर्फ तासुर देते हैं कि जी हमारे बड़े मुज़ाकरात चल रहे हैं। इन्होंने 2013 से 2018 तक यही हरकतें की। ये जो है 2014 में इन्होंने धरना किया, 2016 में किया, 2017 में, ये मुसलसल इन्होंने जब से इनको थोड़ी सी ताकत मिली है इमरान खान साहब को, उस वक़्त से ये एक डिस्टेबिलिटी फैक्टर है पाकिस्तान की सियासत के अंदर। ये हमेशा डिस्टेबिलिटी, जब हुकूमत में थे तो इन्होंने अपोजिशन को मलाइन किया, उनके खिलाफ झूठे केसेस बनाए, और जब क्या कहते हैं ऑपोजिशन में थे तो इनकी जो हरकत थी वो भी आपके सामने। रऊफ साहब, आपके इत्तेहादी वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही साहब ये बात कर रहे हैं, कोई और बात भी नहीं कर रहा है कि जिनके साथ बात होनी चाहिए उन्हीं के साथ बात हो रही है। ये बात तो इमरान खान भी कर रहे हैं कि शहबाज शरीफ को मुखातिब होकर कहा था उन्होंने कि आपसे बात करना कौन चाहता है, हम तो उनसे बात कर रहे हैं जो आप जिनके इशारों पर आप चलते हैं। तो क्या बातचीत नहीं चल रही एस्टेब्लिशमेंट के साथ, फौज के साथ? आप लोगों की कोई बैकडोर मुज़ाकरात, डायलॉग्स नहीं चल रहे हैं? ये स्पेकुलेटिव कमेंट्स में मैं नहीं पढ़ूंगा जी, मैं इसके ऊपर वो बात नहीं कोई करना चाहूँगा। नहीं है, ये वज़ीर आला पंजाब ने बात की है, ये इमरान खान ने बात की है। वज़ीर आला पंजाब साहब जो हैं वो पीटीआई के पार्टी के मेंबर नहीं हैं। तो अगर उन्होंने कुछ कहा है तो अपने तय कहा होगा, वो उसके बारे में खुद इमरान खान भी कह रहे हैं कि मेरी उनसे बातचीत चल रही है, जिनके इशारों पर आप तो कर लेने दी आप। मैंने स्पेकुलेशन में नहीं जाऊंगा, ये मेरा तरीका नहीं है, मेरा ये अंदाज नहीं है, नंबर एक बात। नंबर दो, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के जो दरवाजे होते हैं वो टेक्निकली मुज़ाकरात के लिए बंद नहीं होते हैं। उसमें जो भी रेलेवेंट फोर्सेस होती हैं उनके साथ बात करने में कोई हर्ज नहीं है। अगर कहीं हो रही है तो ठीक है, अगर नहीं हो रही तो फिर भी ठीक है। हमारा जो अपना ऑब्जेक्टिव है वो आपके सामने है, वो मार्च है। हम चाहते हैं कि इस मुल्क में फ्री और फेयर इलेक्शंस फौरी तौर के ऊपर हों, और ये मार्च निकालने की जो वजह है वो भी वही है। इसके अलावा अगर कोई और चीज़ें जो हैं इसको फैसिलिटेट कर सकती हैं, किसको? इलेक्शंस होल्ड करने को, नथिंग एल्स।
कि इस मुल्क में फ्री एंड फेयर इलेक्शंस करें। कोई और फोर्सेस इस मुल्क की जो हैं वो भी अगर उसमें मददगार हो सकती हैं, अगर उनके साथ बात करके इस चीज़ को फैसिलिटेट किया जा सकता है तो उसमें मैं कोई हर्ज नहीं समझता। हम सब इसी मुल्क के हिस्से हैं और हम सब इसी मुल्क में रहते हैं और इस मुल्क को चाहते हैं। कंसिक्वेंटली किसी को आउस्ट नहीं करना चाहिए। अगर वो किसी के दखल देने से या किसी के कुछ एक रोल प्ले करने से इलेक्शंस का जो प्रोसेस है वो फैसिलिटेट हो सकता है तो मैं भी उसको सपोर्ट करूंगा। लेकिन ये जो आज ये कहा गया है जी कि इमरान खान साहब जो हैं वो फ़ौज के बलबूते के ऊपर इख्तियार में आए हैं, इसकी एक बड़ी लंबी हिस्ट्री है जो कि आपने भी उसके ऊपर बात करने की कोशिश की है। मैं कहूँगा चले हम पास्ट में नहीं जाते। खैर कुछ अगर किसी ने कोई सपोर्ट किसी को हासिल थी तो उस मेरे हिसाब से तो बिल्कुल सपोर्ट हासिल नहीं थी। लेकिन जो इनके लीडर हैं वो तो जनरल जिलानी और जनरल ज़िया की गोद में उन्होंने परवरिश पाई है। वो तो उन्हीं के जो फ्लावर पॉट है उसी में लगे हुए एक पौधे हैं जो कि बाद में फिर उन्हीं की मदद से चीफ मिनिस्टर बने और उसके बाद एक लंबी कहानी है कि उनको कहाँ कहाँ फौज ने सपोर्ट किया। अभी जो इस वक्त इनकी हुकूमत जो है जो 13 पार्टी की हुकूमत है, ये कैसे आई है? इसके पीछे कौन था? इसको सपोर्ट किसने किया है? एमक्यूएम को किसने भगाया है? बाप पार्टी को किसने भगाया है? कौन थे वो लोग? ये एक आइडियल सिचुएशन है। इस वक्त पाकिस्तान की डीजीआईएसआई की प्रेस कॉन्फ्रेंस तो कुछ और ही जाहिर करती थी ना। अब वो चीजें किसी से ढकी छुपी नहीं है। जी हाँ, बिल्कुल मैं अर्ज कर रहा हूं ना, इसीलिए मैंने अर्ज किया कि वो उन्होंने पहला सेंटेंस बोला कि जी फौज, उन्होंने ये कहा, पहला सेंटेंस था कि जी ये हम पॉलिटिकल हैं और आइंदा 1.5 घंटा उन्होंने एक पॉलिटिकल लेक्चर दिया और उसमें सिर्फ और सिर्फ इमरान खान और पीटीआई को टारगेट किया। तो हम नहीं चाहते कि फौज ये किरदार अदा करे, हम नहीं चाहते। लेकिन क्या उन्होंने ये नहीं बोला कि रातों के अंधेरे में मिलते थे? लेट मी जस्ट फिनिश, एक मिनट, लेट मी जस्ट फिनिश दिस पॉइंट, लेट मी फिनिश दिस पॉइंट। इस वक्त लेकिन मुल्क जो जिस नहज के ऊपर खड़ा है, अगर वहां इदारे कुछ किरदार अदा करके इलेक्शंस होल्ड करने में मदद कर सकते हैं तो मेरा ख्याल है कि कलेक्टिवली हम तमाम लोगों को उसको वेलकम करना चाहिए। अल्टीमेटली ऑब्वियसली जो हुकूमत इस वक्त है जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल हुकूमत नहीं है, आइडियली आप लोगों की बातें बहुत अच्छी हैं, मेरी बात भी सुन लेना। आइडियली सुनने में आपकी बातें बहुत अच्छी लग रही हैं, लेकिन मैंने डीजीआईएसआई डीजीआईएसपीआर की प्रेस कॉन्फ्रेंस का हवाला इसलिए दिया जिसमें कहा गया रातों के अंधेरों में मुलाकातें होती थी, गैर आईनी मुतालबात हमारे सामने रखे जाते थे, दिन की रोशनी में हम पर तनकीद होती थी, गैर आईनी मुतालबात हम लोग नहीं मान सकते, गैर आईनी गैर कानूनी मुतालबात रखे जाते थे। वो फिर किस हैसियत में आप लोग रखते थे? खान साहब ने ऑलरेडी इनको रिप्यूडिएट कर दिया और मैं भी रिप्यूडिएट करता हूं। ऐसी कोई कोशिश नहीं की गई। अगर आप एक साहब खड़े होकर कहते हैं, चूंकि मैं इस अदारे को कंट्रोवर्शियल नहीं बनाना चाहता, लेकिन उनकी जो स्टेटमेंट है वो फेस वैल्यू के ऊपर नहीं ली जा सकती। हमारी तरफ से ऑलरेडी इसकी रिप्यूडिएशन आ चुकी हुई है कि ऐसी कोई मुलाकातें करने की कोशिश नहीं की गई, ऐसे कोई डिमांड हमने नहीं किए। जफर इलाही साहब, हालात आपको लग रहे हैं मार्शल लॉ की तरफ जाते? मौजूदा हुकूमत कह रही है कि इतना स्लो जो इन्होंने अपना लॉन्ग मार्च रखा हुआ है, ये चाहते हैं हालात को कशीदा करना, ये हालात को उस तरफ लेकर जाना चाहते हैं। ये कौन सा मार्च है जो दोपहर को लंच के टाइम पर शुरू होता है, शाम में 2 घंटे बाद ख़त्म हो जाता है? ये कैसा इनकलाब लाने की तैयारियां कर रहे हैं? पीछे पसे पर्दा पीछे कुछ और करने की कोशिश की जा रही है। वेरी गुड क्वेश्चन शाजिया, बहुत अच्छा सवाल। मैं उसका जवाब इस तरीके से दूंगा कि ये जो स्लो मार्च हो रहा है इस वक्त, इसके पीछे एक स्ट्रैटेजी है, और वो स्ट्रैटेजी या टैक्टिक जो भी आप कहना चाहते हैं वो ये है कि इमरान खान कह रहा है नॉट पीडीएम को मगर इस्टेब्लिशमेंट को और अवाम को कि देखो हमारी ताकत, देखो रोज रोज कितने सारे लोग मुझे सुनने के लिए निकलते हैं, देखो वो कितना मेरे साथ हैं। और ये जितना देर तक वो बता सकता है उतना इम्पैक्ट वो हो चाहता है और मेरे ख्याल में होना चाहिए इस्टेब्लिशमेंट पे जो एक किस्म की अंपायर बना हुआ है इस वक्त। दूसरा बात ये है शाजिया, मार्शल लॉ वो नहीं चाहता, वो चाह ही नहीं सकता मार्शल लॉ, इसलिए कि मार्शल लॉ का मतलब ये है कि इलेक्शंस ना हो। मार्शल लॉ का मकसद है कि देख 2 साल फौज आके बैठ जाएगी और खुदा जाने किस किस्म का हुकूमत होगा, जो भी हुकूमत होगा जमहूरी नहीं होगा। और आप मुझे बताएं, एक आदमी जिसके पास 80% सपोर्ट है अकॉर्डिंग टू पोल्स,
या 75% सपोर्ट है अकॉर्डिंग टू पोल्स, वो क्यों चाहेगा इलेक्शंस पोस्टपोन हो? वो क्यों चाहेगा कि कोई और आके मुल्क को चलाएं जब वो कहता है ये मेरा हक है और मेरे पास सपोर्ट है? तो मेरा अपना ख्याल में ये एक स्ट्रैटेजी है, ये एक टैक्टिक है, और रोज बे रोज जो लोग हमारे अंपायर्स हैं उनको सोचना चाहिए, देखना चाहिए और कहना चाहिए कि भाई बिलाली साहब, हमने बाहर के ममालिक में तो ऐसे देखा है, हमने बाहर के ममालिक में तो ऐसे देखा है कि जब लोग सड़कों पर निकल आते हैं, फैसले अपने हाथों में ले लेते हैं, तो वाकई मुल्क की जो तकदीरें हैं वो हमने बदलती भी देखी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमने पाकिस्तान में एहतजाजों, लॉन्ग मार्च के ज़रिए या इस तरह के प्रोटेस्ट के ज़रिए यहाँ पर ना तो हुकूमतें बदलते देखी हैं, ना ही मुतालिबात को तस्लीम होते देखा है। यहाँ पर फैसलों का इख्तियार जिस ताकत के पास है, क्या आपको लगता है कि उन पर अवाम की, मैं कहती हूँ 20 से 30 लाख बंदा भी इस्लामाबाद पहुँच जाता है, इतना इम्पैक्ट होगा उस इदारे पर कि फ़ौरन से सबको कहेंगे, इलेक्शंस का अनाउंस कर देंगे और जो है वो सब कुछ ठीक हो जाएगा, लॉन्ग मार्च वापस चला जाएगा? क्या इतना इम्पैक्ट होगा इस क्राउड का? नहीं, आप मुझे फिर एक काउंटर सवाल का जवाब दें। जब उनको पता होगा कि अगर हम ये बात अवाम का ना माने और अगर ये ट्रेंड हम इसको कॉन्ट्ररी उसके खिलाफ खड़े रहें, तो क्या एक हम कामयाब होंगे और दो क्या हमें क्या फायदा होगा अवाम से लड़ने से? आपको जानते हैं कि मार्शल लॉ 1977 का वो क्या हुआ? 3 अफसरों ने कहा कि हम इसमें ये नहीं हिस्सा नहीं लेना चाहते हैं। खुदा ना खास्ता ऐसी बात कोई हो, खुदा ना खास्ता, मगर उधर आपने देख लिया जल्द से जल्द उन्होंने वो अफसोस से कहना पड़ता है कि वो एक बहुत बड़ा लंबा मिलिट्री रूल आ गया, मगर उसका मतलब एक्चुअली ये होना था कि जल्द से जल्द जो आदमी अंपायर है, चीफ अंपायर, वो कहता भाई ये हमारा काम नहीं है, हमने तो कह दिया है, हम एक एपॉलिटिकल फोर्स है। ये सारी कहानी, ये सारा गेम प्लान, ये सारी कोशिशें नवंबर की अहम तैनाती के लिए। अब तो देखें ना, इमरान खान साहब का जो एक मुतालबा था कि आप नए आर्मी चीफ की तैनाती तब तक रोक लें जब तक इलेक्शंस नहीं हो जाते, अब तो ज़ाहिर है इलेक्शंस भी नहीं हो सकते, नवंबर का महीना भी शुरू हो चुका है, तकरीबन 4 हफ्ते रह गए हैं नए आर्मी चीफ की तैनाती में। तो क्या सारे मामलात ये सिर्फ तब तक के लिए हैं, बाद में आपको लगता है कि चीज़ें स्मूथ हो जाएंगी? मैं तो समझता हूं मौका दिया है उसको, अभी कोई परवाह नहीं है कौन आर्मी चीफ बनेगा। जो एस्टेब्लिशमेंट है एक यूनिट है, वो ये नहीं देख रहा है कि कोई आएगा, कोई खास आदमी आएगा कुछ करेगा, नॉट एट ऑल। वो कह रहा है तुम देखो हमारी ताकत, रोज हम तुम्हें दिखा रहेंगे हमारी ताकत, रोज तुम देखो कितने लोग निकलते हैं और दुनिया क्या कहती है, बाहर के लोग क्या कहते हैं, पाकिस्तानी बाहर क्या कहते हैं। अगर फिर भी परवाह नहीं है, फिर भी आप नहीं चाहते इलेक्शंस हो, तो फिर देख लें जो कॉन्सिक्वेंस होगा वो मेरा नहीं होगा, वो आप पे होगा, बल्कि पीडीएम पे भी नहीं होगा, वो सिर्फ और सिर्फ एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर होगा। मुझे ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो बात करेंगे कि मियां नवाज शरीफ कह रहे हैं कि कोई फेस सेविंग नहीं दी जाएगी इमरान खान को। आज मौलाना फजलुर रहमान ने भी कहा है कि कोई फेस सेविंग नहीं दी जाएगी। तो ब्रेक के बाद आकर ये सवाल पूछेंगे कि फेस सेविंग आप लोगों से मांगी किसने है। वापस आते हैं छोटे से वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। अफनानुल्लाह साहब, बार बार आप लोग ये बात कर रहे हैं, पीडीएम ये बात कर रही है कि फेस सेविंग इमरान खान को नहीं दी जाएगी। मेरा सवाल ये है कि आप लोगों से फेस सेविंग मांगी किसने है? देखिए, हमसे फेस सेविंग जो है इमरान खान ने मांगी है। कैसे? और वो जो है वो बार बार ये कहता है कि जी इलेक्शन कराओ, वो बार बार कहता है कि मुझे जो है कोई मतलब कि मैं आ रहा हूँ तो मुझे कोई फेस सेविंग दो। और ये एक दफ़ा नहीं कई दफ़ा, ये बात तो खाली मैं नहीं, है तो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी उसके ऊपर भी DJSI ने कहा था कि जी रातों को हमसे मिलते हैं, दिन में हमें गालियाँ देते हैं। तो ये मुनाफिकत जो है ये तो हॉलमार्क है PTI की सियासत का। ये जो है ना इनके लिए तो मतलब कि ये इतने बड़े मुनाफिक हैं कि इनकी तो आपको कहीं मिलेगी नहीं क्या कोई प्रेसिडेंस। मुझे आप एक बात बताएं, अभी कह रहे थे कि ये MKM और बाप पार्टी को किसने हमसे अलहदा किया? MKM और बाप पार्टी को आपके साथ लगाया किसने था? आप ये बताएं ना, आप ये बताएं ना कि 2018 का इलेक्शन आपके लिए मैनेज किया किसने था?
आप ये बताएं ना कि आप लोग तो इस काबिल नहीं थे कि आप लोग कहीं से इलेक्शन जीतते। आपको पूरा इलेक्शन मैनेज करके दिया गया। आपको बड़ी तकलीफ हो रही है कि जी एमक्यूएम और बाप पार्टी छोड़ के चली गई। क्यों आपके साथ फौज लगा के रखे उनको, एमक्यूएम और बाप पार्टी को? उनका ये काम रह गया फौज का कि वो जाके लोग फोन करे और कहे जी पीटीआई की सपोर्ट करो। आपने 4 साल इस मुल्क की इकॉनमी का जनाजा निकाल दिया। आपने इस मुल्क के अंदर अखलाकियात का जनाजा निकाल दिया। उसके बाद आप कहते हैं कि जी हमसे वो ये एमक्यूएम और बाप पार्टी क्यों चली गई? और जनरल जिलानी का बोलते हैं वो लोग जो जनरल हमीद गुल से, जनरल परवेज मुशर्रफ से, जनरल पाशा से, जनरल जहीरुल इस्लाम, नानुल्लाह साहब, मेरा एक सवाल, अगर बाप पार्टी और एमक्यूएम को फौज ने उनके साथ रखा जी हमारे साथ हो, तो आप लोगों के साथ आज किसने लगाया? अनवर्दी लैंग्वेज। तो फिर आप लोगों के साथ किसने लगाया? मैं ये कह रहा हूं कि हमारे साथ तो हमने कहा था कि वो साइड पे हो जाए, वो ये पॉलिटिकल हो जाए, हम खुद कर लेंगे जो भी करना होगा हमने। इन्होंने 4 साल की परफॉर्मेंस नहीं दिखाई, लोग मर गए, लोग भूखे मर गए। उसके बाद इनको क्या कहते हैं, ये कह रहे हैं कि इत्यादि भी हमारे साथ लगे रहे। क्यों लगे रहे भैया आपके साथ? आपने क्या किया 4 साल में? एक प्रोजेक्ट गिनवाएं आप जो आपने किया हो बड़ा, कोई 1 मेगावाट का प्रोजेक्ट बताएं जो आपने लगाया हो। कोई सारे दूसरों के प्रोजेक्टों में तख्तियां लगाने के अलावा आपका काम क्या था? और आज भी बोलते हैं कि जानवर जो है वो न्यूट्रल होता है। क्यों बोलते हैं आप लोग ये? अगर आपको फौज की सपोर्ट नहीं चाहिए, आप बड़े जमहूरी हैं ना, आप अवाम की ताकत आपके साथ है ना, आपके साथ तो हजारों लाखों लोग हैं, तो फिर आपको फौज की जरूरत क्या है? आप अपने बाजू के ऊपर करें जो भी करना है। अब 1500 से 2000 लोग आपके क्या कहते हैं आ नहीं रहे जलसों में। उधर जो धरना, जो आपका पार्ट टाइम धरना चलता है, दोपहर को शुरू होता है खाना खाने के बाद, इस पर मैं आपसे एक सवाल पूछती हूं। एक मिनट रहो साहब, इस पर मैं आपसे एक सवाल। इंटरनेशनल मीडिया देखिए वो क्या कह रहा है, कितने लोग हैं। आप छोड़ दें लोकल मीडिया को, इंटरनेशनल मीडिया देखिए। नानुल्लाह साहब, मेरा एक सवाल आपसे। अनवर्दी स्टेटमेंट, अनट्रू स्टेटमेंट, भाषण ना दें। आप दे रहे हैं, पता आपको है कुछ नहीं है, नहीं इनको चुप कराएं। अनट्रू आप खुद सबसे पहले दे रहे हैं। अच्छा मेरी बात सुने ना आप, नानुल्लाह साहब, खून निचोड़ा है। आप सब मेहमानों से मेरी दरखास्त है कि आप लोग अपनी अपनी बारी पे बोले। आप लोग आपस में इकट्ठे बोलेंगे तो टाइम भी जाया होएगा और सुनने वालों को समझ में भी नहीं आएगा। तो इसलिए मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जिससे सवाल हो वही जवाब दे। हम कोई लड़ने के लिए यहाँ पे नहीं बैठे हुए, हम चाह रहे हैं कोई हेल्दी डिबेट हो। इस वक्त जो के हालात चाह रहे हैं, बीच में फिर भी बोले जा रहे हैं। नानुल्लाह, मैं आपसे सवाल करना चाह रही हूँ ना, मेरा आपसे सवाल ये है कि अगर इनके मार्च धरने में लोग आ नहीं रहे हैं, इनके साथ चलना नहीं चाह रहे हैं, तो फिर आप लोग इतने खौफजदा क्यों हैं? राना सनाउल्लाह इतने खौफजदा क्यों हैं? क्यों नहीं चाहते कि इस्लामाबाद इनको आने दिया जाए? वाई? नहीं देखिए, बात यह है कि इनकी अपनी हिस्ट्री है। इन्होंने 2014 में कहा कि हम आपारा आएंगे, आपारा से आगे नहीं आएंगे, डी चौक, ये डी चौक आए। इन्होंने 2016 में इस तरह की कमिटमेंट की, पूरी नहीं की। इन्होंने अभी मई में इन्होंने कमिटमेंट की कि हम नहीं आएंगे डी चौक, फिर डी चौक आए। इन्होंने अमलाक के ऊपर आगे लगाई, इन्होंने असला लेके इस्लामाबाद के ऊपर चढ़ाई करने की कोशिश की। तो क्या करें, या कहते हैं फिर किसी भी जत्थे को जिसके पास असला हो और चंद हजार लोग हो, उसको इस्लामाबाद पे चढ़ाई करने की इजाजत दे दी जाए। इस तरह इनमें और किसी दहशतगर्द तंजीम में क्या फर्क है? ये लोग, इनके लोग ओपनली आके टीवी पे धमकियां लगाते हैं और कहते हैं मसला लेके आएंगे इस्लामाबाद। तो उसके बाद स्टेट क्या करे? इनको आने दे। और अगर इनको आने दे तो फिर बाकियों को क्यों ना आने दे? और भी बहुत सारे इस मुल्क में असला लेके ग्रुप घूम रहे हैं, बहुत सारे लश्कर हैं, उनको भी फिर आप आने दे। तो ये सारी की सारी जो है, ये इन्होंने सवाल उठाए हैं, रऊफ साहब, मैं चाहती हूं रऊफ साहब इसका जवाब दे दें आप। किसका, कौन सा सवाल है जी, बताइए। आपके धरने में, आपके मार्च में, आप उसमें तो लोग आ नहीं रहे हैं। एमक्यूएम को किसने जोड़ा आप लोगों के साथ? फिर बाप पार्टी को किसने जोड़ा आपके साथ? आज उनको अलहदा कर लिया गया तो आप लोगों को दुख हो रहा है, आज आप सवाल उठा रहे हैं। धरने में जितने लोग हैं वो आप लोकल मीडिया को ना जाएं, हमें ना जाएं, आप इंटरनेशनल मीडिया को देख लीजिए। राइट अक्रॉस द वर्ल्ड आप देखिए मीडिया क्या रिपोर्ट कर रहा है, कितने लोग रिपोर्ट कर रहे हैं कि थ्रू आउट, जिस दिन से मार्च शुरू हुआ है, आज 6 दिन हो गए हैं। गुजरांवाला में कल देखिए, तल धरने को जगह नहीं थी, सारा गुजरांवाला जो था वो सड़कों के ऊपर मौजूद था इमरान खान को वेलकम करने के लिए। लाहौर के सीन्स आप देखिए, बीच में जो छोटे शहर हैं जहां इमरान खान मुखालिफ बैनर्स किसने लगवाए थे? कोई ऐसा शहर नहीं है जहां क्या इमरान खान मुखालिफ बैनर्स किसने लगवाए थे गुजरांवाला में? क्या कहा किसने? इमरान खान मुखालिफ बैनर्स गुजरांवाला में जो लगे थे वो किसने लगवाए थे, मैं ये पूछ रही हूँ।
इमरान खान के खिलाफ बैनर्स लगाने के लिए क्या आपको 2 लाख बंदा चाहिए? आपको 4 बंदे चाहिए, 4 बंदे लगा देते हैं। क्या आप उसमें आपको कोई इतना करोड़ 2 करोड़ बंदा चाहिए? तो 2 लोग 4 लोग 6 लोग मिलकर ये बैनर्स लगा सकते हैं। जिन्होंने ये शरारत की उनसे पूछे ये सवाल कि उन्होंने क्यों लगाए, उसका असर हम पे क्यों हुआ? उसका असर कोई गुजरांवाला के लोगों पर हुआ? जिस तरीके से गुजरांवाला के लोगों ने बाहर निकल के इमरान खान का इस्तकबाल किया है, क्या वो लोग आपने नहीं देखा? लोगों ने नहीं देखा? आप फुटेज नहीं देखी आपने? यहां भी देखिए, इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर जो चली है वो आपने नहीं देखी है। इंटरनेशनल अखबारात में जो रिपोर्ट्स आई है वो नहीं आपने पढ़ी। वो तो झूठ नहीं बोल रहे ना, सारी दुनिया इसके बारे में बात कर रही है। इट इज एन अनप्रेसिडेंटेड मार्च। क्या हम उसको भी झुटलाना चाहेंगे? नहीं झुटलाना चाहेंगे भी। बाकी आपने सवाल किया बाप और उसके एमक्यूएम के बारे में। हमने फौज से मदद नहीं ली थी, हम इसको टोटली डिनाई करते हैं। हमारा ख्याल है कि जो इलेक्शंस हुए थे, जब वो उसमें हमारी कुछ सीटें जो थी वो हमें उनसे डिप्राइव किया गया था। ना हम पहले फौज की मदद से आए हैं, ना हम अब फौज की मदद से आना चाहते हैं। खान साहब बार बार ये कह चुके हैं कि फौज का एक अपना रोल है और फौज को अपना रोल ही प्ले करना चाहिए, और वो पॉलिटिकल रोल नहीं है। मैंने आपके पिछले सवाल के जवाब में मैंने ये कहा था कि चूंकि अब एक कॉन्फ्रंटेशनल सिचुएशन बनी हुई है इस मुल्क में, सो इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हम उस कॉन्फ्रंटेशनल को किसी सिचुएशन को किसी तरीके से रिजॉल्व करें। उसमें अदारों का एक रोल बनता है। कैसे हो सकती है, यही तो मेरा सवाल है रऊफ साहब, वो कैसे रिजॉल्व हो सकती है? वो एस्टेब्लिशमेंट की मदाखलत से रिजॉल्व होगी, वो हुकूमत के साथ मुज़ाकरात में रिजॉल्व होगी, वो कैसे रिजॉल्व होगा? हम कोशिश हमने की थी कि हुकूमत समझ जाए, लेकिन वो चूंकि नहीं हुआ, इसलिए हमने ये मार्च निकाला है। हमारी कन्विक्शन है कि जब हम बहुत सारे लोग लेके इस्लामाबाद पहुंचेंगे तो वो अपने तय एक ऐसा प्रेशर जनरेट करेगा कि लोगों को अपने जो फैसले हैं उनके ऊपर नजरसानी करनी पड़ेगी। वी आर कन्विंस्ड कि हम इलेक्शंस जल्दी करवाने में कामयाब हो जाएंगे। और कितना जल्दी? आप लोग तो मार्च अप्रैल कह रहे हैं ना रऊफ हसन साहब। ये अभी तक एक पीसफुल मार्च रहा है, इसमें एक गमला तक नहीं टूटा, और हमारी इंटेंशन भी यही है कि ये अब और आखिर तक ये पीसफुल मार्च रहे। हम लोगों के जो लोग लाखों की तादाद में जो लोग होंगे, हमारे लिए वही काफी हैं। हमें किसी किस्म की वायलेंस जो वो करने की जरूरत नहीं है, ना ही हम करना चाहते हैं, ना ही होगी। हिलाली साहब, ये कहना जी कि अपने लोग कह रहे हैं कि मार्च अप्रैल की हमें डेट दे दें, चाह रहे हैं, वो बिल्कुल ठीक नहीं है। मार्च अप्रैल की हमें इलेक्शंस की डेट दे दें। कौन कह रहा है जी? ये फवाद चौधरी साहब ने बात की। कौन कह रहा है? ये पीटीआई के लोग बात कर रहे हैं ना, आप अनाउंस कर दें मार्च अप्रैल। ये बात नहीं है, हम कोई डेट नहीं मांग रहे। हम चाहते हैं कि इमीडिएटली इमीडिएटली असेंबली डिसॉल्व हो, आपके अपने लोग कह रहे हैं, आपके अपने लोग मार्च अप्रैल की बात कर रहे हैं रऊफ साहब। फिर आपको शायद कोई बताता नहीं है, आप टीवी में देखते हैं, आपको पता होगा। एक इंटरम गवर्नमेंट जब आएगी, इंटरम गवर्नमेंट सुन लेना, इंटरम गवर्नमेंट आएगी, इंटरम गवर्नमेंट 3 महीने की रहेगी, तो वो फरवरी मार्च आ जाएगी। हाँ, वही तो मैं सवाल तो सुन लेना मेरा पूरा। जब अनाउंस होंगे तो फौरन इलेक्शन सवाल तो सुन लेना। उसके बाद मार्च अप्रैल में अगर इलेक्शन उस डेट में अगर अनाउंस होते हैं, मेरा सवाल यह हिलाली साहब आपसे कि अगर सही जो इलेक्शन का आईनी तौर पर अगर देखें तो वक्त है अक्टूबर का बनता है, अगस्त में अगर ये सारी मुद्दत ख़त्म होती है, तो 4-5 महीनों में इतना उतावलापन क्या है? अगर आप मार्च अप्रैल में अगर इलेक्शंस हो सकते हैं, तो अक्टूबर नवंबर में इलेक्शंस क्यों नहीं हो सकते? ये 4-5 महीनों में ऐसा क्या हो जाएगा? हाँ, बिल्कुल सही है एक लिहाज से कि इलेक्शंस दोनों टाइम पे हो सकते हैं। हाँ, अगर मैं ये जानना चाहूंगा, और आप भी एज ए न्यूट्रल, हम अगर न्यूट्रल रहे, हम किसी के साइड पे नहीं हैं, कि जब आपके पास एक मौका है, एक बड़ा अच्छा मौका है कि आराम से अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन देख के कि लोग क्या चाहते हैं, अवाम क्या चाहती है, टाइम क्या कहता है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हो रही है और उस वक्त तक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी रहेगी, और जब तक इंस्टेबिलिटी रहेगी इकोनॉमिक प्रोग्रेस नहीं हो सकता, पीस नहीं आएगी, लोग घबराते रहेंगे, पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा। तो मेरा ये ख्याल था कि आराम से अगर आप कह दें 3, 4, 6, 5 महीने फ्रॉम नाउ अगर इलेक्शंस हो जाएं, उसमें क्या फर्क होता है? दूसरी बात आपको जो मैं पूछना चाहता हूं, कहना चाहता हूं, ये है शाजिया कि जब हम लोग जो एनालिस्ट हैं, जब हम इस बात पे गौर करते हैं तो हम क्या देखते हैं? हम देखते ये हैं कि क्यों एक पार्टी इतना इंसिस्ट कर रही है इलेक्शंस ना हो और दूसरी पार्टी कह रही है हो।
इसलिए कि एक पार्टी इज ऑलमोस्ट सर्टन श्योर, पोल्स देखे, टर्नआउट देखे कि वो जीतेगी। दूसरा जो है वो कहता है क्यों हम इनको जल्दी आने दें, हम तो पिट जाएंगे। अच्छा, तो वो कहते हैं अगर क्लैश भी हो जाए, ये ऑब्जेक्शनेबल पार्ट इस वक्त ये आता है। इस वक्त 2400 सिंध से पुलिस वाले पेड़ों के नीचे डंडे लेके खड़े हुए हैं, और सुना है कि वर्दी भी कोई थोड़ी सी फटी चढ़ती वर्दी है। रेंजर्स भी सिंध से मंगवाए गए हैं। उनको कहा गया है कि डंडे जो हैं वो अब खत्म हो जाएंगे, हमें बंदूक आपको इश्यू करेंगे। देखिए, और दूसरे तरफ से अगर एक क्लैश खुदा ना खास्ता हो जाए, तो आप मुझे बताएं कौन सा पार्टी बेनिफिट करेगा? वो एक पार्टी बेनिफिट करेगा, नहीं कि वो खुश होंगे, मगर इन फैक्ट जो है मैं ये कहना चाहता हूं वो बेनिफिट उनको ये होगा। आप दो सिचुएशन है ना हिलाली साहब, मैं ब्रेक लेती हूँ। दो सिचुएशन है ना, ब्रेक के बाद आकर डिस्कस करते हैं कि क्या फौरी इलेक्शंस फरवरी, मार्च, अप्रैल क्या ये मौजूदा हुकूमत को सूट नहीं करते। दूसरा ये कि इमरान खान का तो ये मुतालबा है कि मौजूदा इलेक्शन कमीशन के नीचे वो तो इलेक्शन लड़ना ही नहीं चाहते, तो इमरान खान की वो फिर अपना इलेक्शन कमिश्नर उनका लगाया, वो कोई मुस्लिम लीग नून ने तो लगाया नहीं था, वो कोई जरदारी साहब ने या शहबाज शरीफ ने तो लगाया नहीं था। तो मौजूदा हुकूमत इनकी ये डिमांड मानने के लिए तैयार नहीं है, तो ऐसे में चीज़ें कैसे रिजॉल्व होंगी? बात करते हैं वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। अफनानुल्लाह साहब, क्या ये बात दुरुस्त नहीं है कि मौजूदा सिचुएशन में, मौजूदा हालात में, जब अवाम का एक अपना बयानिया बन चुका है, अवाम इमरान खान के साथ खड़े हैं, महंगाई में आपके खिलाफ हैं, मौजूदा हालात ऐसे बन गए कि फौरी इलेक्शंस आपको सूट नहीं करते? अगर फौरी इलेक्शन में आप लोग जाएंगे तो आप लोगों को अपनी हार यकीनी नजर आ रही है, जिसकी वजह से आप लोग भाग रहे हैं इलेक्शन से। देखिए, बात यह है कि पीडीएम ने, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने बिलखुसूस 90% इलेक्शन जो हुए इमरान खान के लास्ट ये जो टेन्योर था 3.25 साल का, उसके अंदर हमने जीते। पंजाब के तमाम इलेक्शन हम जीते, एक इलेक्शन सियालकोट का हम हारे। हमने लोकल बॉडीज़ का इलेक्शन स्वीप किया पंजाब में पूरे। तो ये जो जितने लोग थे ये उस वक्त कहते थे नहीं जी इलेक्शन ना कराएं, इलेक्शन कराने की ज़रूरत नहीं है, अब कह रहे हैं जी एकदम से इलेक्शन कराने की ज़रूरत है। भाई बात यह है कि अगर ये आपकी दलील ठीक है ना कि अभी क्योंकि इमरान खान जीत रहा है तो इलेक्शन होने चाहिए, तो ये उस वक्त फिर वो वाली दलील भी ठीक थी कि जब हम कह रहे थे इलेक्शन कराने का तब क्यों नहीं कराया। फिर हमने 8 मार्च 2022 को इमरान खान को नो कॉन्फिडेंस मोशन जमा कराने से पहले यह मौका दिया। अगर वो वक्त था कि इमरान खान हार जाता, चले आप लोग अदम एतमाद के जरिए इमरान खान को हटा ही दिया था, तो वो एक वक्त था कि आप लोग फौरन आकर इलेक्शंस अनाउंस कर सकते थे, आप लोगों को कर देने चाहिए थे अगर आप लोगों के लिए वो वक्त सूटेबल था। मैं उसकी तरफ आ जाता हूँ ना। मैं ये कह रहा हूँ कि इन्होंने कहा कि हम आखिरी बॉल तक लड़ेंगे। भाई आपने आखिरी बॉल तक लड़ना था ना, अब आप क्यों आपका रोना धोना जो है वो आ रहा है। पंजाब में आपकी हुकूमत है, पख्तूनख्वा में आपकी हुकूमत है, गिलगित बल्तिस्तान में आपकी हुकूमत है, कश्मीर में है, आप आवाम की खिदमत करें। अगस्त 2023 में तो वैसे ही ख़त्म हो जाएंगी असम्बलियाँ, उसके 2 महीने के अंदर अंदर इलेक्शन हो जाएंगे, तो थोड़ा सा तो टाइम रह गया। तो ये जो रोना धोना है कि जी अप्रैल से पहले कराया जाए, इसकी वजह पूछनी चाहिए ना। ये जो कह रहे हैं बड़े हम तो न्यूट्रल जो है वो हमारी मदद ना करे, न्यूट्रल जो है वो जानवर होता है, ये सारा उससे लिंक्ड है। ये इनका सारा का सारा सियासत ही उसके इर्द गिर्द घूम रही है, इसलिए ये कह रहे हैं कि जल्दी इलेक्शन कराएं। रऊफ साहब, एक तरफ आप लोगों का अर्ली इलेक्शन का मुतालबा है, दूसरी तरफ आप लोग कह रहे हैं कि मौजूदा इलेक्शन कमीशन के नीचे आप लोगों ने इलेक्शन लड़ना भी नहीं है, तो ये कैसे, कौन मानेगा आप लोगों के ये मुतालिबात? ये हमारा बेसिक जो है और फंडामेंटल मुतालबा सिर्फ है कि आज आप इलेक्शन करवाएं। हाँ, इलेक्शन कमिश्नर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर के चंद जो उसके फैसले हैं उनकी वजह से हमारे पास हमारी सख्त रिजर्वेशंस हैं उसके बारे में, और हमारी डिमांड है कि उसको हटाया जाए। लेकिन हमने इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करना उसके ऊपर कंडीशनल नहीं किया। सो हम अपने उसको अपोज करते रहेंगे, उसकी रिमूवल की को हम का केस जो है वो हम प्लीड करते रहेंगे। लेकिन इलेक्शंस अनाउंस करना जो है वो हमारी पहली, इलेक्शंस होल्ड करवाना जो है वो हमारी पहली डिमांड है, और वही हमारी प्रिंसिपल डिमांड है। आज अगर इलेक्शंस हो जाते हैं और यही चीफ इलेक्शन कमिश्नर रहते हैं तो मेरा ख्याल है कि पीटीआई को इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करने में बिल्कुल कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा। हालांकि बेहतर होगा कि इलेक्शन कमीशन को जो बंदा जो उसको प्रिसाइड कर रहा है वो एक न्यूट्रल आदमी हो, जो अनफॉर्चुनेटली जो इस वक्त इनकम्बेंट चीफ इलेक्शन कमिश्नर है उनको हम नहीं समझते कि वो न्यूट्रल है। इसमें कोई शक नहीं है कि अभी पीटीआई का ज़ाहिर एक मोमेंटम बना हुआ है, अवाम आप लोगों के साथ निकले हुए हैं, लेकिन अगर ये मोमेंटम आप कंटिन्यू करते हैं तो 4-5 महीने पहले क्या
वही सवाल 4-5 महीने लेट किया, क्या फ़र्क पड़ जाएगा इससे रऊफ साहब? देखिए, हम जो इस वक्त इनकम्बेंट गवर्नमेंट है ना, उसको हम लेजिटिमेट गवर्नमेंट नहीं समझते हैं। उनके पास पीपल्स मैंडेट नहीं है। हम चाहते हैं कि इस मुल्क में जो इसके मुल्क के मसाइल हैं, खासकर इकोनॉमिक मसाइल जो हैं, उसमें एक ऐसी हुकूमत आए और जो उनको टैकल करने की कोशिश करे, जिनके पीपल सपोर्ट, जिनको लोगों की सपोर्ट है, जिनके पास लोगों का मैंडेट है। और ये सपोर्ट और ये मैंडेट सिर्फ एक इलेक्शन प्रोसेस जो है उसके थ्रू जाने से हासिल हो सकता है, अदरवाइज नहीं हो सकता। ये हुकूमत जो है ये कंस्पिरेसी की प्रोडक्ट है, कंस्पिरेसी की पैदावार है, और हम इसको लेजिटिमेट हुकूमत नहीं समझते। और ये तमाम जो लाखों लोग हमारे साथ निकले हुए हैं इस वक्त सड़क के ऊपर, ये लोग भी इस हुकूमत को लेजिटिमेट हुकूमत नहीं समझते। हम चाहते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान के जो क्राइसिस हैं, पाकिस्तान के जो मसाइल हैं, वो इतने गंभीर हैं, इतने शदीद हैं कि उनको एक स्ट्रॉन्ग हुकूमत की ज़रूरत है। और स्ट्रॉन्ग इन द सेंस नो कि उनके पीछे पाकिस्तान के पूरे जो आवाम हैं वो खड़े हों, और वो उसकी स्ट्रेंथ हो, और वो उसका मैंडेट हो, ताकि वो एक ब्रेव किस्म की एक अच्छे किस्म के फैसले जो है वो कर सके, और पाकिस्तान को जो इस वक्त जिस मुश्किलात में घिरा हुआ है उनसे निकाल सके। इस वजह से हम चाह रहे हैं कि इलेक्शन फौरी तौर के ऊपर किया जाए। अब ये जो लोग हैं जो इलेक्शन में नहीं करवा रहे, ये अपने मुकदमात जो हैं वो खत्म करवाने की कोशिश कर रहे हैं पिछले 5-6 महीने से। जब से आए हैं, इन्होंने, आपको भी पता है, सबको पता है, अमेंडमेंट्स की हैं लॉस में, नैब लॉस में अमेंडमेंट की है, ताकि इनके ऊपर जो अरबा रुपए की करप्शन के केसेस हैं, जिनके ऊपर ये नाअहल होने वाले थे, उनको खत्म किया जा सके। अगर ये ऑब्जेक्टिव है हुकूमत का, और अवाम की खिदमत जो है वो ऑब्जेक्टिव नहीं है, तो क्या इस किस्म की हुकूमत को रहने का हक हासिल है? साहब ने भी आज ये कहा कि शहबाज शरीफ को 16 अरब रुपए के करप्शन केसेस से बचाया गया। कल तक कहते थे ये करप्ट लोग हैं, आज उन्हें मुसल्लत कर दिया गया। नवाज शरीफ साहब भी कह रहे हैं कि मेरा बैग तैयार है, वो भी वापस आने के लिए तैयार हैं। क्या मजीद ऐसी कोई आपको और लग रहा है कोई सेटलमेंट हो रही है? जिस लेवल प्लेइंग फील्ड की बात मरियम नवाज साहिबा कर रही थी, उसी स्क्रिप्ट के मुताबिक सब कुछ चल रहा है, और नवाज शरीफ वापस आएंगे, उनके लिए सब चीज़ें तैयार की जाएंगी, हो सकता है वो भी दोबारा इलेक्शन लड़ें? हाँ, मगर शाजिया, दो बातें मैं आपको जल्दी से कह दूं। इस मुल्क में एक ही फेयर इलेक्शन हुआ है 40-50 साल में, और वो फेयर इलेक्शंस था 1971 का, और उस इलेक्शंस को आर्मी ने कंडक्ट किया है। एक ही वाहिद इलेक्शन जो फेयर है वो फौज ने कंडक्ट किया है। तो क्यों नहीं, मैं कहता हूं, आज भी फौज विद द इलेक्शन कमिश्नर फिर भी वो कंडक्ट कर सकती है फेयर इलेक्शन, अगर वो चाहे। दूसरी बात जो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि देखिए, ये जो जुडिशल मैटर्स हैं, जुडिशल इश्यूज हैं, ये भी एक पॉलिटिकल सेटिंग में ये हो। हमारे मुल्क में हर वक्त एक पॉलिटिकल सेटिंग होता है। जब वो सेटिंग मुनासिब हो, ऐसे मसले वो सॉल्व हो जाते हैं, जब मुनासिब नहीं हो वो नहीं होते हैं। तो मेरे ख्याल में लेट्स लीव दैट आउट। हमें एक फेयर इलेक्शन चाहिए, अवाम को एक फेयर इलेक्शन चाहिए। और मेरे ख्याल में अगर नवाज शरीफ साहब को भी सब कुछ उनके लिए इजी कर दिया जाता है, उनके भी केसेस माफ हो जाते हैं, सजाएं खत्म हो जाती हैं, अवाम को आप ट्रक की बत्ती के पीछे जहां लगाएं, आप समझते हैं कि अवाम लग जाएं। कल तक वो चोर थे, वो करप्ट थे, आज आपने उनको सबको जो है ना वो सब कुछ, कल तक जो हराम था वो आज हलाल हो गया। ये किसको बेवकूफ बनाया जा रहा है? देखिए शाजिया, बात यह है कि अगर वो आना चाहते हैं, उनको आने देना चाहिए। उनको कह सकता है कि आपको लगता है कि वो अगर वापस आएंगे तो क्या वो जेल जाने के लिए वापस आ रहे हैं? वो सीधा जेल जाएंगे वापस आके? क्या हो गया हिलाली साहब? मुझे नहीं पता कि जेल तो नहीं जाएंगे। हाँ। वो नहीं आएंगे वापस अगर उनको जेल जाना हो। मेरे ख्याल में उनका डील अगर है तो ये होगा कि हुकूमत भी जो पंजाब की है उसको भी चेंज करो। वो तो उनका डिमांड्स होगा ना कि लेवल प्लेइंग फील्ड के मतलब है कि हुकूमत भी। जी, मैं सिर्फ आपको ये कहना चाहता हूं कि अगर वो चाहेंगे कि पंजाब की हुकूमत एक इनके पास ना हो, आप लोगों के पास ना हो, दैट इज हिज डिजायर, ही विल नेगोशिएट दैट। वो कहेंगे कि इनकी मेजॉरिटी को खत्म करो और एक न्यूट्रल गवर्नमेंट होना चाहिए इधर भी। उनका तो जो भी उनके डिमांड्स हैं वो अलग बात है। मैं आपको सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि इस वक्त अवाम की जो ख्वाहिश है वो है, अवाम छोड़िए आपकी मेरी, हम लोग जो भी पाकिस्तान का खैर ख्वाह है वो चाहता है
जल्दी से जल्दी फेयर इलेक्शन। और मैं आपको एक और बात बताता हूं, अगर ये फेयर इलेक्शन जल्दी ना हो तो फिर बॉर्डर पे आप तकलीफ देखेंगे क्या हो रहा है। आप देखेंगे कि हमारे ईस्टर्न बॉर्डर पे हिंदुस्तान शुरू हो जाएगा, और आपको पता है कि एक दफे हिंदुस्तान, और वो जब मामला शुरू होगा तो तवज्जो बिल्कुल हट जाएगी, डाइवर्ट हो जाएगी, और फिर उसके बड़े बहुत बड़े इल्जाम निकलेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सेनेटर अफनानुल्लाह मेरे साथ थे, अफसाब रऊफ हसन साहब, तमाम मेहमानों का शुक्रिया। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है, फीडबैक दीजिए, अपना ख्याल रखिए, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।